अब हम पढ़ने वाले हेमेटोस्पर्मिया, जिसको हीमोस्पर्मिया भी बोलते हैं। हेमेटोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि जो इजैकुलेट है उसमें ब्लड है, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द इजैकुलेट, उसको हेमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। ये या तो रेड कलर का हो सकता है, या ब्राउन कलर का हो सकता है, या रस्ट कलर का हो सकता है। तो जो सीमेन होगा या रेड, ब्राउन या रस्ट कलर का दिखेगा। ये यूजुअली जो होता है बिनाइन होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, और ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में मिलता है। तो जो मोस्ट कॉमन अगर इटियोलॉजी की बात करें, तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी जो रहती है वो बेनाइन होता है या इडियोपैथिक होता है, और मोस्टली जो 40 साल से कम उम्र के आदमी होते हैं उसमें कॉमन होता है, और ऑफन सेल्फ रिजॉल्विंग, अपने आप ठीक हो जाता है। इसका जो कॉजेज जो दूसरा है, हम बात करें तो हम पढ़ते हैं जैसे ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले इन्फेक्शन की बात करें, तो या तो ई कोलाई या क्लबसिएला या एंटीरोकोकस जो बैक्टीरिया होती हैं उनके इन्फेक्शन के थ्रू हेमेटोस्पर्मिया होता है। फिर अगर कोई पेशेंट को एचआईवी है, हर्पीज है या साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में भी होता है। या जेनाइटो ट्यूबरक्लोसिस है प्रोस्टेट या सेमाइनल वेसिकल का। अगर हम लोग इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात करें, तो हम देख सकते हैं ये जो रीज़न है, इसमें ये टेस्टिकल्स हैं। टेस्टिकल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये रीटेड टेस्टिस है। फिर ये जो रहता है ये हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस है, ये बॉडी है और ये टेल है, और ये फिर फाइनली वास डिफरेंस बना रहा है। वास डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये बनाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला बनाता है और ये सेमाइनल वेसिकल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, सेमाइनल वेसिकल और एम्प्यूला, ये दोनों आपस में जाके मिलते हैं और बनाते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, जो कि प्रोस्टेट में ओपन होता है, और ये होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ये जो पूरा ये सेमाइनल वेसिकल एम्पुला, इसके आगे ये ब्लैडर होता है। तो ये ब्लैडर के पीछे होता है। तो जो अगर इसमें अगर प्रोस्टेट में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, या एपिडिडाइमिस में है, या तो सेमाइनल वेसिकल में है, तो सारा का सारा जो कंटेंट है, इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस या सेमाइनल वेसिकुलाइटिस, तो ऐसे केसेस में हेमेटोस्पर्मिया हो सकता है। दूसरा, अगर हम लोग प्रोस्टेट की बायोप्सी करें, तो ऐसे केसेस में हो सकता है, या कैथेटराइजेशन, अगर हम लोग यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, या आफ्टर विगरस मैस्टरबेशन या सेक्सुअल ट्रॉमा, इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इसी तीन में अगर हम बात करें, या तो पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, ये तब सस्पेक्ट करेंगे जब पेशेंट ओल्ड है, या सेमाइनल वेसिकल का ट्यूमर है, या कोई यूरेथ्रा या ब्लैडर मैलिग्नेंसी बहुत रेयर होता है कॉज हेमेटोस्पर्मिया का, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। अगर हम बात करें यही एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट का, तो यहाँ पे सिस्ट बन सकता है। सिस्ट बन के फिर उसके बाद प्रोस्टेट में ड्रेन कर सकता है। हम देख सकते हैं आगे से प्रोस्टेट ब्लैडर है, और ब्लैडर के पीछे सेमाइनल वेसिकल है। तो ऐसे केस में अगर सिस्ट है, तो भी हेमेटोस्पर्मिया हो सकता है। या पेशेंट को सिस्टमिक डिसऑर्डर है कोई, जैसे कि कोई ब्लीडिंग डायस्थेसिस, एंटीकोagulation थेरेपी ले रहा हो, या हाइपरटेंशन की वजह से, बहुत ही रेयर कॉज है, उसमें भी हो सकता है। अब बात करें कि पेशेंट को एग्जामिन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब भी पेशेंट ऐसा कोई ओपीडी में आता है, तो हमें हिस्ट्री लेना होता है पेशेंट का अच्छे से, और फिजिकल एग्जामिनेशन करना रहता है। तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि एक दिन में कितनी बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर उसके बाद कब से हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, और कितना होता है, क्वांटिटी क्या है। तो ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट का सिर्फ एक एपिसोड है, या उसे एक एपिसोड है और बहुत कभी-कभी होता है 6 महीने, साल भर में एक बार, तो वो यूजुअली जो पेशेंट, ऐसे पेशेंट रहते हैं, उनको हम रीअश्योर कर देंगे कि कुछ भी नहीं है, तो वो ठीक हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और यही मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है। इसलिए ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें जानना ये इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट को उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्पटम्स नहीं है, जैसे कि लर्ड्स के सिम्पटम, या कोई फीवर तो नहीं है, डिसूरिया तो नहीं है, या कोई पेन तो नहीं है। क्योंकि पेन, डिसूरिया, फीवर, लर्ड्स, इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को अदर जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, ये सब चीज़ों में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसमें हम लोग रिस्क फैक्टर्स के लिए पूछ लेंगे कि कोई जो है रिसेंट ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, या तो पेशेंट ने कोई बायोप्सी तो नहीं कराई है, क्योंकि बायोप्सी के बाद भी होता है। पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस का हिस्ट्री तो नहीं है। पेशेंट को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, या उसके कोई फैमिली में कैंसर का रिस्क तो नहीं है। फिर ये तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 चीज़ें हमने जो इम्पोर्टेंट 3 कैटेगरी की चीज़ें हो गई वो पूछ ली, कि एक डिजीज़ से रिलेटेड, एक सिम्पटम से रिलेटेड और एक रिस्क फैक्टर से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे।
फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीआरई। डीआरई में हम लोग प्रोस्टेट को एग्जामिन करेंगे और चेक करेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है जो कि एक्यूट इन्फेक्शन को बताएगा, या कोई नोड्यूल तो नहीं है कि वो प्रोस्टेटिक सिस्ट को बता सकता है। इसी तरह हम लोग डीआरई के साथ जेनेटल एग्जामिनेशन करेंगे। जेनेटल एग्जामिनेशन में हम लोग ट्रॉमा देखेंगे कि ट्रॉमा तो नहीं है, ट्रॉमा का एविडेंस। दूसरा वेरिकोसील तो नहीं है। तीसरा एपिडिडाइमिस का कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। तो हमने हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया है, उसके बाद पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराना होता है? सबसे पहले यूरिन एनालिसिस जो रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट सब में कराते हैं टू रूल आउट द इन्फेक्शन। अगर यूरिन एनालिसिस में कुछ आता है तो हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं। अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस और कल्चर कब कराएंगे। अगर पेशेंट को हेमेटोस्पर्मिया परसिस्टेंट है, बार बार हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें सीमेन एनालिसिस और कल्चर कराना होता है टू रूल आउट द इन्फेक्शन। अब पीएसए कब कराते हैं? अगर आदमी की उम्र 40 साल से ऊपर है और उसको हाई रिस्क है, मतलब फैमिली में कोई प्रायर हिस्ट्री, तो ऐसे केसेस में टू रूल आउट द प्रोस्टेट कैंसर हमें पीएसए कराना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगे कि कोगुलोपैथी है तो हमें कोगुलेशन प्रोफाइल कराना चाहिए टू रूल आउट कोगुलोपैथी। फिर उसके बाद अब इमेजिंग पे आ जाएं। इमेजिंग में हम लोग कराएंगे सबसे पहले ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, इनको एग्जामिन कर सकते हैं और सिस्ट को रूल आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमआरआई, जो कि बहुत ही आइडियल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको करा सकते हैं टू रूल आउट द इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और या सेमाइनल वेसिकल की पैथोलॉजी। पेशेंट को अगर हेमाचूरिया हो रहा है तो हमें यूरेथ्रल सोर्स को रूल आउट करने के लिए सिस्टोस्कोपी करना चाहिए। मोस्ट केसेस में रीएश्योरेंस से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट जो है यंग है और सिंगल एपिसोड है या इनफ्रीक्वेंट एपिसोड है, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि कभी कभी 3 महीने 6 महीने में एक बार हो रहा है, तो ऐसे केसेस में रीएश्योरेंस से ठीक हो जाता है और कुछ नहीं करना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन कब नहीं कराते? अगर पेशेंट जो यंग है, एज जो है 40 साल से कम है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई भी रिकरेंट सिम्टम्स नहीं है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट में कोई अंडरलाइंग कॉज है तो हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि कल्चर से पता चलेगा, सीमेन कल्चर या यूरिन कल्चर से, तो हमें एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। अगर हमें इन्फ्लेमेटरी कॉज लग रहा है तो पेशेंट को सिट्स बाथ एडवाइस करना चाहिए और पेन किलर देना चाहिए। फिर अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट में सिस्ट है तो हमें सिस्ट के साइज के हिसाब से सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत है, पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, तो करना चाहिए। अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्टार्ट करते हैं। कोआगुलोपैथी इन केस ऑफ अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या पेशेंट जो है ड्रग ले रहा है ऑलरेडी, उसके डोज को कम करना चाहिए। फिर सर्जरी में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? अगर पेशेंट को सिस्ट है काफ़ी बड़ा तो हमें एस्पिरेट करना चाहिए या ड्रेन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। तो ट्रस गाइडेड रेस्पिरेशन और ड्रेनेज करते हैं। फिर सेमाइनल वेसिकल की पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए सेमाइनल वेसिकल लोस्कोपी करते हैं और ऐसे में हम लोग सेमाइनल वेसिकल में क्या प्रॉब्लम है देख सकते हैं। फिर कई बार इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसे केसेस में ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ट्यूरेड, ये कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को कैंसर लग रहा है तो हमें बायोप्सी करना चाहिए। अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस जो रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो रहते हैं बेनाइन होते हैं और इडियोपैथिक होते हैं, तो एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। अगर बार-बार हो रहा है, रिकरेंस हो रहा है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि पेशेंट को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है या सेमाइनल वेसिकल डिजीज़ है। अगर पेशेंट बूढ़ा है, 40 इयर्स 50 इयर्स से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में मैलिग्नेंसी रूल आउट करना चाहिए। तो क्वेश्चन राइज़ होता है कि कब एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करते हैं? अगर पेशेंट 40 ईयर से ऊपर है तो हमें पीएसए कराना चाहिए टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर और इमेजिंग करा के ट्रस्ट गाइडेड जो भी है पैथोलॉजी को रूल आउट करना चाहिए। फिर पेशेंट को अगर पर्सिस्टेंट या रिकरेंट हेमेटोस्पर्मिया होता है तो ऐसे केसेस में इमेजिंग और फुल वर्कअप कराना चाहिए। पेशेंट को हेमाचूरिया है, अगर हेमाचूरिया लट्स है तो ऐसे केसेस में सिस्टोस्कोपी कराते हैं। साथ में इमेजिंग टू लुक फॉर ब्लैडर पैथोलॉजी या प्रोस्टेट। अगर पेशेंट को टीबी की हिस्ट्री है, कैंसर है का या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हमें उस उस कैंसर या उस रिस्क फैक्टर को टारगेट करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम देख सकते हैं ये एमआरआई है, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि टी1 है, टी2 है? तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये सेमाइनल वेसिकल रहता है और इसके ऊपर हम देखेंगे तो ये ब्लैक है कि व्हाइट है। अगर ये ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब है ये टी1 वेटेड इमेज है, तो ये टी2 वेटेड इमेज हो गया। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो इसमें जो सिग्नल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हाई इंटेंसिटी सिग्नल है, जो कि लो इंटेंसिटी में टी2 में चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये फ्रेश ब्लीड है। दिस इज़ फ्रेश ब्लीड।
तो ये सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड हाई इंटेंसिटी है, इस साइड लेफ्ट इंटेंसिटी, और जो कि अपोजिट हो रहा है, तो दिस इज फ्रेश ब्लीड। यही सेम चीज अगर हम बात करें, ये ब्लैक है तो ये हो गया T1 वेटेड, ये व्हाइट है तो ये हो गया T2 वेटेड। अब इसमें जो सिग्नल है, दो इस साइड ये सेम है, ऑलमोस्ट लो सिग्नल है, और इसका थोड़ा सिग्नल ज़्यादा है, हाइपर इंटेंस सिग्नल है, और सेम हाइपर इंटेंसिटी बनी रही दोनों साइड में। तो इस इट मीन्स दिस इज ओल्ड हेमरेज। ओल्ड हेमरेज, तो न्यू हेमरेज में क्या होगा, अगर ये यहाँ पे फ्लूइड है तो फ्लूइड ब्लैक दिख रहा है। अब ये जो रिसेंटली ब्लीड हुआ है, इसमें सेल्स होंगी, लाइव सेल्स होंगी, तो ये उल्टा दिखता है T1 में, तो ये व्हाइट दिखेगा। अब फिर हमने जब T2 वेटेड कराया तो ये वाटर है तो शाइन करेगा, जबकि इसमें क्या है, रिसेंटली सेल्स आई हैं ब्लीडिंग की वजह से, तो उल्टा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। सेम केस में T1 अगर हम बात करें, तो T1 में अगर ओल्ड ब्लीडिंग है तो उसमें थोड़ा ग्रेइश सिग्नल्स होंगे, सेल्स कम होंगी, इसलिए जब T2 अगर हम करेंगे तो T2 में ब्राइट दिखेगा, तो इसका मतलब है ये ओल्ड हेमरेज है। तो अगर T2 में अगर ब्राइट दिखने लगा तो इसका मतलब ब्लीडिंग ओल्ड है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है हम सिस्ट देख सकते हैं, प्रोस्टेटिक सिस्ट, जो कि एविडेंस है काफ़ी ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल में ये जो इस साइड जो है डायलेटेड सिस्टम है, तो ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट है, ये T1 वेटेड इमेज है, ये T2 वेटेड इमेज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है।